Hello students, today we will discuss NTA JEE Main Base Test number 73, Chemistry का paper. I am Gaurav Mishra. Let's see how the test paper was and try to judge how much can be considered a good score in this test. Okay. The first question that we have, calcium oxide and sodium chloride have the same crystal structure. Same crystal structure है, पैकिंग एक जैसी है, नियरली द सेम आयनिक रेडियाई, कैटायंस और एनायंस की रेडियस भी ऑलमोस्ट इक्वल बोल रहे हैं. अगर यू लैटिस एनर्जी हो सोडियम क्लोराइड की तो कैल्शियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी क्या होगी. तो लैटिस एनर्जी जो है वो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट होती है, कैटायन और एनायन के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट. और लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है कैटायन और एनायन पर प्रेजेंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के और कैटायन और एनायन के साइजेस के सम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर साइजेस ऑलमोस्ट इक्वल माने जा रहे हैं तो साइजेस का सम तो इक्वल ही हो गया, तो फ़र्क सिर्फ चार्जेस के कारण पड़ेगा. सोडियम क्लोराइड में कैटायन और एनायन पर +1 एंड -1 यूनिट ऑफ चार्ज है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैटायन और एनायन पर +2 एंड -2 यूनिट्स ऑफ चार्ज है. मतलब डबल चार्ज है कैटायन पर, डबल चार्ज है एनायन पर एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड. तो ये डबल डबल का जो फैक्टर है ये लैटिस एनर्जी को 4 टाइम्स बना देगा. कैल्शियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी 4U अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए. कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में गैस के एक्सपेंशन की बात की गई है. कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 लीटर से 10.1 लीटर पर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर. प्रेशर कांस्टेंट है. अगर गैस ने इस प्रोसेस में 250 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब करी, ध्यान रहे एब्जॉर्ब करी, तो फिर अपन को बताना है Q, W एंड डेल्टा E का वैल्यू. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑफ केमिस्ट्री, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव हीट. तो Q तो हो गया +20 250 जूल्स. सिमिलरली वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम पॉजिटिव मानते हैं. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर गैस एक्सपैंड कर रही है, इसका मतलब गैस इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग्स, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा. केमिस्ट्री में वर्क डन का फॉर्मूला बनता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो तो. एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर 0.5 एटमॉस्फेयर है. चेंज इन वॉल्यूम अगर आप फाइंड करें 10.1 -1 तो वो 9.1 लीटर है. ठीक है. ये तो वैल्यू आई लीटर एटमॉस्फेयर में, जो कि आ रही है -4.55 लीटर एटमॉस्फेयर. इसके अलावा ये दिया हुआ है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101 जूल्स होता है. ये मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये वैल्यू वेरी नियरली -460 जूल्स आएगी. वैसे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा U 0 होता है आइडियल गैस के लिए, पर यहाँ पर जाहिर है ये गैस आइडियल नहीं होगी. अगर गैस आइडियल होती तो Q और W का सम 0 आता, डेल्टा E की वैल्यू 0 आती. नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो यहाँ पर 250 जूल्स और -460 जूल्स को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वैल्यू आएगी -210 जूल्स. चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये हैं 3 रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो कि हमको फर्स्ट ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर A. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, ये IUPAC नेमिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है कंपाउंड में. तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, लेकिन इस बार जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से बाहर है, लेकिन नंबरिंग जो है वो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से की जाएगी. इस तरह से की जाएगी जी कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट लोकेंट्स मिले. सेकेंड पोजीशन पर लगा हुआ ये कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सो कहा जाएगा, और फोर्थ कार्बन पर जो CHO ग्रुप लगा हुआ है इसको अपन फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं. तो 4 पर फॉर्माइल और 2 पर ऑक्सो ग्रुप है. ठीक है. इस तरह से अगर हम ऑप्शन सर्च करें तो हमें थर्ड ऑप्शन सही नज़र आएगा. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस. तो पहले रिएक्शन में अपन को ब्रोमिनेशन करना है. ब्रोमिनेशन करने पर विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा X. उसके
उसके बाद KCN से रिएक्शन कराने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, विसिनल साइनाइड। और फिर साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि साइनाइड्स अपने पेरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर 4 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसको सक्सीनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, आंसर होगा सी ऑप्शन, फोर्थ का आंसर सी। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस से किया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन यील्ड्स। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में फाइनली क्या बनता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर अपन सॉल्वेज प्रोसेस के रिएक्शंस को रिकॉल करें तो पहले रिएक्शन में तो NH3, H2O और CO2 को रिएक्ट कराया जाता है। सॉल्वे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस कराई जाती हैं। फर्स्ट स्टेप में NH3, H2O और CO2 के कॉम्बिनेशन से NH4HCO3 बनता है, अमोनियम बायकार्बोनेट। लेकिन फिर सेकेंड स्टेप में इस अमोनियम बायकार्बोनेट को एक्वस NaCl से रिएक्ट कराते हैं। ऐसा करने से सोडियम बायकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, और NH4Cl एक्वस बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। फिर थर्ड स्टेप में सोडियम बायकार्बोनेट को हीट किया जाता है, जिससे कि वो डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। बाद में अपन सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेशन भी करते हैं, जिससे वो वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल जो अपन से क्वेश्चन कह रहा है वो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और CO2 के इंटरेक्शन की बात कर रहा है। अमोनिया और CO2 की रिएक्शन पहले होगी, NaCl बाद में इन्वॉल्व होगा सेकेंड स्टेप में, और इस रिएक्शन में अपन को मिलेगा NaHCO3, सोडियम बायकार्बोनेट। वैसे तो अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा, पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो NaHCO3 है। ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है। अमोनियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट जो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है ना, वो है NaHCO3। कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। प्योर बेंजीन और प्योर टोलुइन के वेपर प्रेशर्स दे रखे हैं। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन बताना है, जो कि वेपर फेज में है। इक्विमोलर सोल्यूशन लिया गया है बेंजीन और टोलुइन का। इक्विमोलर सोल्यूशन लेने का मतलब दोनों के मोल्स इक्वल हैं। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज़ हाफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज़ हाफ। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हाफ टाइम्स द P नॉट वैल्यू ऑफ बेंजीन प्लस हाफ टाइम्स द P नॉट वैल्यू ऑफ टोलुइन। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन, जो कि आ रहे हैं 80 एंड 30 टॉर रिस्पेक्टिवली। ओवरऑल टोटल प्रेशर आ रहा है 110 टॉर। ये तो है टोटल प्रेशर, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन। मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज फाइंड करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन को टोटल प्रेशर से डिवाइड करें, मतलब 30 टॉर को 110 टॉर से डिवाइड करें। 30 by 110 which is 3 by 11 which is approximately 0.27 डिविजन करने पर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। सेवेंथ क्वेश्चन को देखें। 2 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं एनिलीनियम आयन के कोरिस्पॉन्डिंग। इन स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में एक करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सेकंड वाला स्ट्रक्चर अनएक्सेप्टेबल बताया जा रहा है। पहले ऑप्शन में लिखा है 2 इज अनएक्सेप्टेबल, इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयंस आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयंस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। 2 इज नॉट एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। 2 is not an acceptable canonical structure because nitrogen has 10 valence electrons. और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 2 is an acceptable canonical structure. तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं, एक डबल बॉन्ड और 3
सिंगल बॉन्ड्स। इसका मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ये लेस स्टेबल हो वो तो एक्सेप्टेबल है, बट नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं ये अनएक्सेप्टेबल है। तो सेकंड को अनएक्सेप्टेबल बना रहा है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स का आना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कमिंग टू 8th क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट अपन को आइडेंटिफाई करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेशली इन एसिडिक मीडियम, और ये H2S को S में ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडाइड को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, HCl को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। इट गिव्स ऑक्सीजन व्हेन ट्रीटेड कोल्ड डाइल्यूट H2SO4। इस वाले स्टेटमेंट में गलती है। कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 के साथ K2Cr2O7 ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करता। ऑक्सीजन गैस रिलीज ज़रूर करता है, बट हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हॉट कंडीशंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट, ये दो कंडीशंस में रिएक्शन होती है। K2SO4 बनता है, क्रोमियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है, और साथ साथ रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। तो कोल्ड डाइल्यूट वाली कंडीशंस इनकरेक्ट हैं। 9th क्वेश्चन, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। किस केस में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं होगा? तो अगर आप देखें आज चारों ऑप्शंस, तो आपको कीटोन्स दिए हुए हैं, आपको देखना है कि इनका इनॉल फॉर्म बन पाएगा या नहीं। इनॉल फॉर्म तब नहीं बन पाता जब कीटोन में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। अगर आप ब्यूटेन 2 ओन देखेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस है। ऐसे ही 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन में भी अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। पैरा नाइट्रो फिनाइल ग्रुप जो लगा हुआ है कीटोन के साथ, इसमें भी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पर ये जो बेंजोफिनॉन अपन को दिया हुआ है, बेंजोफिनॉन हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, और अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर कोई इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा कीटो ग्रुप के कोरिस्पॉन्डिंग। 100% कीटो ग्रुप ही रहेगा, तो यहाँ पर कोई टॉटोमेरिज्म नहीं आएगा। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन, कंपाउंड्स गिवन है, विच वन विल रिएक्ट विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल जिसको शॉर्ट में 2,4-DNP भी कहते हैं, ये टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसमें हाइड्राजोन बनता है जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप की तरह एक्ट करता है। एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के लिए ये टेस्ट होता है। बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव दिस टेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। फोर्थ में अगर आप देखें तो अपने पास जैम डाइहाइड्रोक्साइड है। अब ये जो जैम डाइहाइड्रोक्साइड है, ये आप जानते होंगे, ये बहुत ही रेडिली डिहाइड्रेट होता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, CCl3CHO। यहाँ से अपन को क्लोरल मिलेगा जो कि एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड 2,4-DNP टेस्ट देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। कमिंग टू 11th क्वेश्चन, इसमें भी एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में अपन को फाइनल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले स्टेप में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर में। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कराने की रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, फिर उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई, फिर हाइड्रोलिसिस कराई। ये रिएक्शन एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करने की रिएक्शन है। फाइनली अपन को 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एन ब्यूटेनोइक एसिड, जो कि अपन 4th ऑप्शन में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम साइनामाइड विद वाटर यील्ड्स। कैल्शियम साइनामाइड एक फर्टिलाइजर है, एक यूजफुल फर्टिलाइजर है।
और इसकी जब वाटर से रिएक्शन होती है, कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला है CaCN2. व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स CaCO3 and NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया. कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वाटर से रिएक्शन पर. तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. जब तक आप ये रिएक्शन ना जान रहे हो, ये कंपाउंड ना जान रहे हो, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. ओपन चेन ग्लूकोज, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओपन चेन ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद HiO4 गिव्स. पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है. ओपन चेन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ. स्टीरियो केमिस्ट्री में जाए बिना सिंपली इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. HiO4 पर आयोडिक एसिड क्या करता है, मॉलिक्यूल को ब्रेक भी करता है और ऑक्सीडाइज भी करता है. क्लीवेज कम ऑक्सीडेशन. जहाँ जहाँ पर विसिनल पोजीशन पर OH ग्रुप्स लगे हुए हैं या कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, वहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. ये बीच वाले जो 4 ग्रुप्स हैं, इनकी सिचुएशन एक जैसी है. इन सब पर 2-2 OH ग्रुप्स लग जाएंगे. और ये जो एंड में अपन को कार्बोनिल ग्रुप लग रहा दिख रहा है, इस पर भी एक OH ग्रुप लग जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, जब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप्स आ जाते हैं, एक ही कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप्स आ जाते हैं तो वाटर का लॉस होता है. यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का लॉस होगा. ऊपर वाले मॉलिक्यूल से अपन को फाइनली HCHO मिलने वाला है, HC डबल बॉन्ड OH. और नीचे ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉर्मिक एसिड के होंगे, HCOOH. So we will get 5 molecules of formic acid and 1 molecule of formaldehyde. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. कमिंग टू 14th क्वेश्चन. यहाँ पर आपको पेयर ऑफ आइसोमर्स दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि इनमें किस तरह का आइसोमेरिज्म है. तो अगर आप P देखें, P, तो उसमें आप देखेंगे कि पहले वाले कंपाउंड में क्रोमियम का कोऑर्डिनेट बॉन्ड साइनाइड से बन रहा है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया से बन रहा है. लेकिन दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया से और कोबाल्ट का साइनाइड से बन रहा है. मतलब लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया गया है. इस तरह का आइसोमेरिज्म जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है. कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं ये आपस में, मतलब थर्ड ऑप्शन के साथ मैच होगा. क्यू वाले ऑप्शन में अगर आप देखें तो क्लोराइड और ब्रोमाइड को एक्सचेंज किया जा रहा है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयंस. मतलब क्लोराइड कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जा रहा है और कभी ब्रोमाइड बाहर जा रहा है. तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. दिस इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. जब हम आयंस को एक्सचेंज करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर से. आर वाले केस में आप देखें SCN और NCS का डिफरेंस दिख रहा है. थायोसाइनेट आयन एंड आइसोथायोसाइनेट. ये जो SCN ग्रुप है ये सल्फर की तरफ से भी लिंकेज कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी. इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स, जो कि 5th ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. और 6 लास्ट वाले केस में वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा है. वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर भेजे जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के. इस तरह के आइसोमेरिज्म को अपन हाइड्रेशन आइसोमर्स या हाइड्रेट आइसोमर्स कहते हैं, जो कि अपन को सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है. तो P का मैच 3 के साथ, Q का 1 के साथ, R का 5 के साथ और S का 2 के साथ. ठीक है ना. 4 3 1 5 2 3 1 5 2 ये वाली बात अपन को थर्ड ऑप्शन में नज़र आ रही है. ठीक है. तो इसका आंसर C होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन. Which of the following on reactions with nitrous acid, मतलब HNO2, followed by treatment with NaOH produces a blue coloration. यहाँ पर एक्चुअली जो रिएक्शन कंसर्न है वो विक्टर मेयर टेस्ट में इन्वॉल्व रिएक्शन है. विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो विक्टर मेयर टेस्ट में पहले अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है P4 और I2 से, और उसको फिर एल्काइल आयोडाइड में बदलते हैं. फिर एल्काइल आयोडाइड को रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से अल्कोहलिक मीडियम में,
और एल्काइल नाइट्राइट बनाते हैं RNO2। फिर उस RNO2 की रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ। ठीक है, अगर एल्कोहल 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्कोहल है, तो फाइनली उस 1 डिग्री एल्कोहल से अपन को RCH2NO2 मिलेगा। और उसकी जब अपन रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है एंड वी गेट RC डबल बॉन्ड NOH NO2। इस कंपाउंड को बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और ये नाइट्रोलिक एसिड फर्दर जब NaOH में डिसॉल्व करते हैं तो रिएक्शन हो जाती है और रेड ब्लड कलरेशन मिलता है सॉल्यूशन में। तो रेड ब्लड कलरेशन ए वाले ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहता है, 2 डिग्री अल्कोहल अपन को फाइनली RCH R-NO2 देगा। इसकी रिएक्शन जब हम HNO2 से कराते हैं तो फिर से वाटर का लॉस होता है और जो प्रोडक्ट मिलता है R-N डबल बॉन्ड O NO2। ये जो प्रोडक्ट है इसको स्यूडोनाइट्रॉल कहते हैं, स्यूडोनाइट्रॉल। और स्यूडोनाइट्रॉल जब NaOH में एल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो ब्लू कलरेशन ऑब्जर्व होता है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर कंसर्न है, ये विक्टर मेयर टेस्ट का पार्ट है, जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। 3 डिग्री अल्कोहल अगर अपन लेकर चलें और उसको नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करें और फिर उसकी HNO2 से रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब B वाले केस में और D वाले केस में एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं होगी। C वाला केस 2 डिग्री अल्कोहल से बना हुआ है और यहाँ पर ब्लू कलरेशन ऑब्जर्व होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C, 15th का आंसर C। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब फ्लोराइड को हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एक ग्लास ट्यूब में और फिर एक ड्रॉप ऑफ वाटर उसके माउथ पर रखा गया तो एक वाइट डिपॉजिट बना। वो वाइट डिपॉजिट किसका है? कैल्शियम फ्लोराइड लिया अपन ने, H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो पहले तो यहाँ पर बनेगा CaSO4 प्लस HF। ठीक है, फिर ये जो फ्लोराइड है इसके अंदर सिलिका भी प्रेजेंट रहता है। सिलिका इस HF के साथ रिएक्ट करेगा, SiF4 बनेगा और H2O बनेगा। फिर ये जो SiF4 बना है ये फर्दर वाटर से रिएक्ट कर रहा है। ये SiF4 जो बना है वो ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऐसा करने से सिलिसिक एसिड बनता है H2SiO3। ठीक है, और H2SiF6 भी बनता है। तो ऑप्शन में ये दोनों ही चीज़ें अपन को दिख रही हैं, लेकिन जो वाइट डिपॉजिट है वो सिलिसिक एसिड के हैं, वाइट डिपॉजिट ऑफ सिलिसिक एसिड। ये रिएक्शंस पता होने पर ही किया जा सकने वाला क्वेश्चन है। इट इज़ अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। इफ़ यू डोंट नो द रिएक्शंस you will have to leave this question. 17th question, how many moles of KMnO4 will be needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic solution? Acidic solution में MnO4 minus Mn2 plus में convert होता है और एक strong oxidizing agent होता है। होगा ये कि फेरस ऑक्जेलेट में जो फेरस आयन है वो भी परमैंगनेट आयन से रिएक्ट करेगा और फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऑक्जेलेट आयन है वो भी रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस बैलेंस करना है। परमैंगनेट आयन में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 से +2 जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, और फेरस आयन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड वाले केस में परमैंगनेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, लेकिन ऑक्जेलेट आयन आप देखेंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है।
तो गेन और लॉस को बराबर लाने के लिए अपन इस तरह के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन में परमैंगनेट का कोफिशिएंट 1 है और फेरस आयन का कोफिशिएंट 5 है। तो इस वाली रिएक्शन से अपन देख रहे हैं फॉर 1 मोल फेरस आयंस वी विल नीड 1/5 मोल परमैंगनेट आयंस। और इस वाली रिएक्शन से अपन देख रहे हैं फॉर 1 मोल ऑक्सलेट आयंस वी विल नीड 2/5 मोल परमैंगनेट आयंस। लेकिन अपन को दोनों ही ऑक्सीडाइज कराने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है, तो अपन को इन टोटल 3/5 मोल्स ऑफ परमैंगनेट आयंस रिक्वायर्ड होंगे फेरस आयन और ऑक्सलेट आयन दोनों का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने के लिए। ये रिएक्शंस अगर आपको लिखना आता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। 18th क्वेश्चन में एक हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है जो बोर्स मॉडल फॉलो करता है। इसकी कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस शो की गई हैं और ये गिवन है कि जो लाइन ई है वो विजिबल रीजन को बिलोंग करती है। तो कौन सी लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग कर सकती है? ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट की ज़्यादा होती है अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो जो फोटोन की एनर्जी है वो विजिबल लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन जो आएगा उसकी एनर्जी कम होगी और अल्ट्रावायलेट लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब अपन को एनर्जी गैप लार्जर वाला ढूंढना है, लार्जर एनर्जी गैप। ठीक है, अपन को ये पता होना चाहिए हाइड्रोजेनिक एटम्स में एनर्जी लेवल्स, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप रिड्यूस होता जाता है ऊपर जाने पर। हायर एनर्जी लेवल्स पर जाने पर सक्सेसिव लेवल्स के बीच का गैप रिड्यूस होता जाता है। इस डायग्राम में वो बात नहीं दिखाई गई है, वो इस डायग्राम की, इस क्वेश्चन की एक डिमेरिट है। सबसे बड़ा गैप इन सब में सक्सेसिव लेवल्स में N2 और N1 के बीच में है। हमें उससे भी बड़ा गैप चाहिए, उससे भी बड़ा गैप मिलेगा तभी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। और उससे बड़ा गैप जो है वो N4 से N1 पर आने पर ही मिल सकता है। ये हाइड्रोजेनिक एटम्स की खासियत होती है कि ऊपर जाने पर, हायर लेवल पे जाने पर सक्सेसिव लेवल्स का गैप कम होता जाता है। तो ये जो B के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन है इसकी एनर्जी कम है, C के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन है उसकी एनर्जी भी कम है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन यहाँ पर A दिख रहा है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे कम वेवलेंथ की लाइट इसी में एमिट होगी। A इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर A होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ डिमेरिट है, डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है। कमिंग टू 19th क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैलोजेंस। हैलोजेंस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। क्लोरीन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ये बात तो सही है, क्लोरीन वाटर में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, न्यूट्रल मीडियम में या स्लाइटली बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होकर HCl और HOCl बनाता है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रोमीन और आयोडीन दोनों NaOH के साथ रिएक्ट करके हैलाइड एंड हैलेट आयन बनाते हैं। ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ब्रोमाइड और ब्रोमेट आयंस बनाता है। ये बात भी सही है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट। ये बात सही नहीं है। कोल्ड डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन ज़रूर होता है, लेकिन क्लोराइड आयन के साथ हाइपोक्लोराइट आयन बनता है। क्लोरेट आयन स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के सोल्यूशन में बनता है। आयोडीन स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि एक डीप ब्लू कलरेशन शो करता है। तो A, B और D करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, C करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कमिंग टू 20th क्वेश्चन, रिलेटिव स्ट्रेंथ्स पूछी गई हैं एसिड्स के सोल्यूशन की। तो एसिड, वीक एसिड के केस में जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होगी
उसका फॉर्मूला निकलता है √KA टाइम्स C0। अगर आप एनालिसिस करें तो ये फॉर्मूला निकलता है। अपन को एसेंशियली ये बताना है कि दोनों सॉल्यूशंस में जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेशियो क्या है, मतलब एसिड 1 का सॉल्यूशन एसिड 2 के सॉल्यूशन के मुकाबले कितना टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है। और ये करने के लिए हमें दोनों एसिड्स के हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो लेना होगा। क्योंकि अपन ने कॉन्सेंट्रेशन सेम मानी है तो C0 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो आएगा √Ka1/Ka2। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ मानी जाती है दो वीक एसिड्स की। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि एक का सोल्यूशन दूसरे के मुकाबले कितना ज़्यादा या कितना कम एसिडिक होगा। 21st क्वेश्चन, Mn2+ जो मैंगनीज का सबसे स्टेबल कैटायनिक फॉर्म माना जाता है उसमें x नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और y दूसरे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैंगनीज शो करता है। तो x और y का सम क्या होगा ये अपन को बताना है। सबसे पहले तो आप Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जो कि आता है आर्गन 3d5, 4s के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले जा चुके हैं और 3d5 का मतलब ये है कि 3d सब शेल हाफ फिल्ड है, उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, x की वैल्यू हो गई 5। और मैंगनीज के दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अगर आप सोचें तो वो हैं +3, +4, +5, +6 एंड +7। ये सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मैंगनीज शो करता है। तो y की वैल्यू भी हो गई 5, तो x और y का सम हो गया 10। 21st क्वेश्चन का आंसर 10। 22nd क्वेश्चन में अपन को बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर हिंसबर्ग रिएजेंट देंगे। तो हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो 1 डिग्री अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स और 3 डिग्री अमीन्स के लिए होता है। 1 डिग्री अमीन्स एंड 2 डिग्री अमीन्स react with the Hinsberg reagent which is basically benzene sulfonyl chloride। इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन्स, लेकिन 3 डिग्री अमीन्स रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट। इसका मतलब 3 डिग्री अमीन्स को यहाँ से रूल आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला कंपाउंड कंसिडर किया जाएगा, ये 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये अल्कोहल है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा 3 कंपाउंड्स और हैं जो अपन यहाँ देख सकते हैं। ये 2 डिग्री अमीन है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। ये 3 डिग्री अमीन है, रिएक्ट नहीं करेगा। ये 1 डिग्री अमीन है, ये रिएक्ट करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर हिंसबर्ग रिएजेंट। कमिंग टू 23rd क्वेश्चन, करंट पास किया गया एसिड्यूलेटेड वाटर से 112 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस NTP पर कलेक्ट हुई कैथोड पर 965 सेकेंड्स में। तो करंट का मैग्नीट्यूड बताना है अपन को एम्पियर्स में। ठीक है, सबसे पहले तो अपन जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो लिखें। रिएक्शन जो इन्वॉल्व है वो है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अपन यहाँ से हाइड्रोजन गैस के मिली मोल्स फाइंड करते हैं। 112 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस है, अगर 22.4 मिलीलीटर्स होती तो वो 1 मिली मोल होता। डिवीजन करने पर हमें H2 के मिली मोल्स मिल रहे हैं 5 मिली मोल्स। सो वी हैव 5 मिली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अगर अपन इस हाफ रिएक्शन पर नज़र डालें तो 5 मिली मोल हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करने के लिए हमें 10 मिली मोल इलेक्ट्रॉन्स पास करने पड़ेंगे। 10 मिलीमोल इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड एट कैथोड पर कंज्यूम हुए हैं 10 मिलीमोल इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा। 10 मिलीमोल का मतलब 10⁻² मोल्स, जबकि 1 मोल का चार्ज होता है 96,500 कूलम्स। तो यहाँ से चार्ज आ रहा है 965 कूलम्स। 965 कूलम चार्ज पास हुआ है सोल्यूशन के थ्रू। तो करंट कैसे मिलेगा? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ सेकेंड्स भी 965 हैं, तो करंट का मैग्नीट्यूड हो गया 1 एम्पियर ऑफ करंट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1।
कमिंग टू 24th क्वेश्चन, कौन कौन से पॉलीमर्स इनमें से कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं? तो ये फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। नाइलॉन 6,6 हेक्सेन डायमीन और एडिपिक एसिड का कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो ये कंसिडर किया जाएगा। डेक्रॉन टेरेफ्थैलिक एसिड और इथीलीन ग्लाइकॉल का, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन पॉलीमर है। टेफ्लॉन एक ही मॉलिक्यूल, इसका एक ही मोनोमर है। म्यूनाएन का भी एक ही मोनोमर है। नाइलॉन 6 को कंडेंसेशन पॉलीमर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जब बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में कंडेंसेशन होता है। नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। क्लिप्टल अगेन कंडेंसेशन पॉलीमर है, थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल का। पॉलीथीन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 इन टोटल वी हैव 5 कंडेंसेशन पॉलीमर्स। 25th क्वेश्चन अगेन एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक आपने ये चीज़ें पढ़ी ना हो, याद ना की हो, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। NCERT टेक्स्ट बुक के सॉलिड स्टेट चैप्टर में जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की चर्चा हुई है, वहाँ पर ये बात मैंशनड है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स, उनकी कंडक्टिविटी तो 10⁴ से 10⁷ साइमन पर मीटर के बीच में होती है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से 10⁴ साइमन पर मीटर के बीच में होती है। और जो पुअर कंडक्टर्स हैं या जो इंसुलेटर्स हैं, उनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 साइमन पर मीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें 10⁻n में जो n आइडेंटिफाई करना है वो एक्चुअली 4 है। ये फैक्ट अपन को पता ना हो तो अपन ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। कुल मिलाकर इस टेस्ट पेपर में कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी हुई और मेमोराइज नहीं की हुई हैं तो इस टेस्ट पेपर में स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। आई वुड से दैट a score in excess of 70+ is a very good score in this test paper, and scoring in excess of 80+ is excellent. 60+ स्कोर करना भी एक गुड स्कोर माना जाएगा, बट स्कोर इन below 50 is below average, unsatisfactory in this test paper. There are enough questions which can help you to score in excess of 60 marks if you have prepared well. ठीक है, so this was all about today's test paper. फिर मिलेंगे किसी और टेस्ट के डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।